हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं जमीन की रजिस्ट्री के बारे में कि जमीन की रजिस्ट्री का क्या प्रक्रिया है, रजिस्ट्री में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले लोगों के मन में चलता है कि रजिस्ट्री कराने में कितना खर्चा आएगा। क्योंकि उनको लगता है कि जो मुंशी होते हैं वो हमसे ज़्यादा पैसा कहीं ना ले, तो वो 10 लोगों से पता करते हैं। तो इसीलिए खर्चे के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कितना आपको खर्चा लगता है, कौन कौन से खर्चे लगते हैं। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप आप लोग मत करना। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की जानकारी और भी व्यूअर्स को मिले और वह भी इस नॉलेज को प्राप्त करें। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं ये भी बता दूं कि आप लोग यदि किसी भी प्रकार का कंसल्टेंसी के लिए कॉल करते हैं, जो मैं स्क्रीन पे नंबर देता हूं अपना कॉल का, तो कॉल आप सुबह के 10 बजे से लेके 7 बजे तक करें। और जो कंसल्टेंसी आपको कॉल पे दी जाएगी उसका आपको फीस जमा करना पड़ेगा पहले, फिर आपको टाइम का अपॉइंटमेंट देके कंसल्टेंसी दी जाएगी। आप लोग किसी भी समय कॉल नहीं करें। 10 बजे से 7 बजे तक का ऑफिस का टाइम होता है, उस समय में आप कॉल करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन आखिर जमीन का क्यों जरूरी है। तो जब कभी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें कुछ पेपर को तैयार करना होता है, क्योंकि जब तक वह पेपर तैयार हम नहीं करेंगे, उस पेपर को हम कंप्लीट करके रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, तब तक उस प्रॉपर्टी का हम मालिक नहीं बनेंगे। तो मालिक बनने के लिए हमें जो संपत्ति खरीदे हैं उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें दस्तावेज की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानना जरूरी है। तो जो व्यक्ति जमीन बेचता है उस व्यक्ति का, और जो व्यक्ति जमीन खरीदता है उस व्यक्ति का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, यदि वोटर कार्ड हो तो वोटर कार्ड, इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। साथ ही 2 गवाह की भी जरूरत पड़ेगा आपको, जो गवाह आपके जमीन के बारे में सब कुछ जानता हो, आप दोनों व्यक्तियों को भी जानता हो, और वो इस चीज की प्रूव करे कि ये जमीन जो व्यक्ति बेच रहे हैं इन्हीं व्यक्ति का जमीन है। इन चीजों को वो वेरीफाई करे, और उन गवाहों के भी फोटोग्राफ और आधार कार्ड लगेंगे। अब जो मेन बात है कि जमीन का रजिस्ट्रेशन जो हम कराएंगे, रजिस्ट्री जो करवाएंगे, उसके लिए फीस क्या लगेगा। तो फीस की जहां तक बात करें तो फीस आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से देना पड़ता है कि जमीन का मार्केट वैल्यू कितना है। उस हिसाब से आपको स्टाम्प ड्यूटी जमा करना होता है, और ये स्टाम्प की जो वैल्यू है, मूल्य है, ये हर स्टेट का अलग अलग होता है। जेंट्स का कुछ ज्यादा रहता है, लेडीज के, महिलाओं का कम परसेंट रहता है।
और लगभग ये 3% से 10% के बीच में हर स्टेट में ये स्टाम्प वैल्यू होती है, स्टाम्प शुल्क होता है। आप जो रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री में जितना वैल्यू आप चढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई 2 लाख रुपया अपने बैनामे में चढ़ाया मूल्य, और उस राज्य का 10% स्टाम्प वैल्यू है, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे तो जितना आएगा अमाउंट, उसी अमाउंट का आप स्टाम्प खरीदेंगे, वो आपका रजिस्ट्री में स्टाम्प वैल्यू के रूप में माना जाएगा। तो स्टाम्प पेपर उसी उतने का आएगा स्टाम्प का, और वही रजिस्ट्री में खर्चा लगेगा। साथ ही 1% करीब आपको नामांकन शुल्क लगता है, फिर ऑफिस के खर्चे होते हैं, सर्चिंग फीस होता है। मान लीजिए जमीन आप खरीदे हैं, वो जमीन उसका है कि नहीं है, वो तो सारा कुछ देता ही है डॉक्यूमेंट, लेकिन उसको सर्च भी किया जाता है वहां रजिस्ट्रार के ऑफिस में कि वो जमीन उसका है कि नहीं, वो सारा कुछ देखा जाता है। उस हिसाब से आप जब जाते होंगे रजिस्ट्री करवाने, तो आपको बोला जाता होगा कि इतना स्टाम्प वैल्यू है, आपको स्टाम्प शुल्क इतना लगेगा, और ऑफिस के खर्चे इतना है। तो ऑफिस के खर्चे जो रजिस्ट्री कराने वाले होते हैं, मुंशी या जो वकील साहब आपका रजिस्ट्री करवाते होंगे, वो जो ऑफिस के खर्चे मांग रहे हैं, उसमें सारे खर्चे स्टाम्प वैल्यू को छोड़ के सभी खर्चे उसमें रहते हैं। उनका जो अपना ऑफिस एक्सपेंस है, या अंदर द टेबल कुछ पैसे यदि देने पड़ते होंगे, जो भी खर्चे हैं उनका वो ऑफिस खर्चे के नाम पे वो लेते हैं, और स्टाम्प वैल्यू आपको अलग से देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सबसे पहले एक बैनामा तैयार करना होता है। बैनामे में क्या क्या डिटेल होता है उसको जान लीजिए। उस सेल डीड में आपको जमीन बेचने वाले, खरीदने वाले का पूरा नाम पता देना पड़ेगा, पिताजी का नाम देना पड़ेगा, साथ ही जमीन का जो खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, रकबा है, चौहद्दी है, वो देना पड़ेगा। तो जमीन का जितना भी डिटेल है, वो सारा चीज उस बैनामे में मेंशन करना होता है। उसके बाद आप उस जमीन को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करवाते हैं 2 गवाहों के सामने। दोनों गवाहों का भी उस पे साइन होता है, हस्ताक्षर होता है। तो ये कुछ जानकारी था जो जमीन के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, रजिस्ट्री से रिलेटेड था, जिनको जानना बहुत जरूरी है। और एक बात आप कभी नहीं भूलें, जब जमीन की आप रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो रजिस्ट्री कराने के बाद वहां से एक पर्ची दी जाती है, स्लिप, जो कि आपके इस बात को वेरीफाई करता है, सर्टिफाई करता है कि आपने ये जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है। और उस हिसाब से आपको जमीन का दाखिल खारिज करा लेना चाहिए, क्योंकि पूरा ऑनरशिप जो है तभी ट्रांसफर होगा जब आप जमीन का दाखिल खारिज करवाते हैं। और दाखिल खारिज जब कराते हैं, तभी आपको रजिस्टर 2 में आपका नाम दर्ज होता है। जो जमीन बेचने वाले होते हैं उनका नाम वहां से हटता है और आपका नाम वहां पे लिखा जाता है। तो इसीलिए जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद आप दाखिल खारिज कराना ना भूलें, कुछ समय बाद दाखिल खारिज करा लें। जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताना, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।